हम भारत के लोग, ये शब्द सिर्फ संविधान की पहली पंक्ति नहीं, ये तो जैसे उसकी आत्मा की आवाज है। बिल्कुल। आज हम इसी संविधान की क्या कहते हैं बुनियाद में उतर रहे हैं। इसकी प्रस्तावना मतलब प्रिएम्बल क्या कहती है, वो अनुसूचियां, शेड्यूल्स क्या हैं जो पूरे ढांचे को संभालती हैं। और हाँ, ये सारे जो विचार हैं ये दुनिया में कहाँ-कहाँ से आए। भारत, ये जो राज्यों का संघ है, ये बना कैसे, और आखिर में नागरिक कौन है इस देश का। ये सारे बड़े सवाल हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और दस्तावेज है, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जरूरी बातें और कुछ दिलचस्प पहलू निकालें। तो चलिए भारतीय संविधान की इन गहरी परतों को आज खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। सुना है कि इसका जो आइडिया है वो अमेरिका से आया है, लेकिन जो इसकी भाषा है, जो भावना है, वो कहते हैं नेहरू जी के उद्देश्य संकल्प से बहुत मिलती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था, असल में वही प्रस्तावना का आधार बना। और एक और दिलचस्प बात यह है ना कि इसे संविधान पूरा बनने के बाद में अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, ये थोड़ी अनोखी बात है। अपनाया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ पूरे संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 से। प्रस्तावना एक तरह से संविधान का पहचान पत्र है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, अधिकार का स्रोत। और ये साफ साफ कहता है हम भारत के लोग, मतलब संविधान की सारी शक्ति भारत की जनता से आती है। यानी जनता ही मालिक है सैद्धांतिक रूप से। बिल्कुल, किसी राजा या बाहरी ताकत से नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा थी उस समय। दूसरा हिस्सा है भारत की प्रकृति, मतलब भारत देश कैसा होगा। इसमें वो 5 मशहूर शब्द आते हैं। हाँ, संप्रभु, समाजवादी। सही, संप्रभु, सॉवरेन, यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, अंदरूनी भी बाहरी भी। कोई बाहर वाला हम पर हुक्म नहीं चलाएगा। फिर समाजवादी, सोशलिस्ट, ये शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में। हाँ, 42वें संशोधन से। इसका मतलब क्या है भारत के संदर्भ में? देखिए, भारत का समाजवाद रूस या चीन वाला नहीं, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मकसद है गरीबी, असमानता कम करना। यहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, और फिर पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ये भी तभी जोड़ा? हाँ, समाजवादी के साथ ही 1976 में। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और हर नागरिक को अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। भारत का मॉडल सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का है। मतलब सरकार जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में दखल दे सकती है, अगर सामाजिक सुधार या बराबरी का सवाल हो। फिर आता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सीधा सा मतलब जनता का राज। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है। और आखिर में गणराज्य। हाँ, गणराज्य, यानी देश का मुखिया, राष्ट्रपति, चुना हुआ होगा। वो ब्रिटेन की तरह राजा या रानी वाला वंशानुगत पद नहीं होगा। तो ये 5 शब्द मिलकर भारत की एक पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है संविधान के उद्देश्य। संविधान क्या हासिल करना चाहता है। पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब सबके साथ बराबरी का बर्ताव, बिना भेदभाव के। दूसरा स्वतंत्रता, लिबर्टी, सोचने की, बोलने की, अपना विश्वास रखने की, किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने की। तीसरा समता, इक्वालिटी, यानी कानून की नज़र में सब बराबर और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं शायद, जैसे एमपीज या एमएलएज के लिए। हाँ, कुछ पदों के लिए विशेष छूट या विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन आमतौर पर कानून सबके लिए समान है। और चौथा उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। जी। भाईचारे की भावना बढ़ाना ताकि देश एक रहे और हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। और चौथा तत्व क्या था प्रस्तावना का? चौथा तत्व बस संविधान को अपनाने की तारीख है, 26 नवंबर 1949। अब यहाँ वो सवाल आता है जिस पर काफी बहस हुई है। हाँ, कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, और क्या इसे बदल सकते हैं। देखिए, शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन थी। 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर 1973 में वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला आया। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया, कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी अभिन्न अंग है। ये संविधान की मूल आत्मा को दिखाता है। तो मतलब ये हिस्सा है। हाँ, और क्योंकि ये हिस्सा है
तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलाव यानी संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन वो मूल ढांचे वाली शर्त के साथ, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शर्त यह है कि संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को ही नष्ट कर दे। इसी वजह से प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ है, 1976 में। हाँ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। तब 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटेग्रिटी। पर एक बात और है, क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? मतलब क्या ये नॉन जस्टिशिएबल है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई दावा नहीं कर सकते। ये ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है और ना ही सरकार की शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। ये बस एक दिशा दिखाने वाले तारे की तरह है। समझ गई। तो प्रस्तावना तो हो गई संविधान की आत्मा, लेकिन जो शरीर का ढांचा है वो शायद अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में ज्यादा साफ दिखता है। हाँ, कह सकते हैं। मूल संविधान में 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। ये काम कैसे करती हैं, मतलब इनका क्या रोल है? अनुसूचियां असल में लिस्ट या टेबल की तरह हैं। इनमें वो जानकारी होती है जो संविधान के मुख्य अनुच्छेदों को और ज्यादा स्पष्ट करती है या उनसे जुड़ी कोई एक्स्ट्रा डिटेल देती है। ये संविधान के आखिर में जोड़ी गई हैं ताकि मुख्य टेक्स्ट ज्यादा लंबा और बोझिल ना हो। कुछ खास अनुसूचियों के बारे में बताइए ना, जैसे पहली वाली। जरूर। पहली अनुसूची तो बहुत सीधी है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके इलाके बताए गए हैं। दूसरी अनुसूची में कुछ बड़े संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, जज, सीएजी वगैरह, इनके वेतन, भत्ते और खास अधिकार दिए गए हैं। और तीसरी में शपथ। हाँ, तीसरी अनुसूची में इन्हीं बड़े पदों के लिए और साथ ही मंत्रियों, सांसदों, विधायकों वगैरह के लिए शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ्स एंड अफर्मेशंस का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। ये आबादी के आधार पर होता है मोटे तौर पर। और 7वीं अनुसूची, वो शक्तियों के बंटवारे वाली, वो तो बहुत ही अहम है। जी हाँ, 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, मुद्रा वगैरह। करीब 100 विषय हैं इसमें। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस पर आमतौर पर राज्यों की विधानसभाएं कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, खेती, सेहत, जेल, स्थानीय शासन। इसमें लगभग 61 विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, बिजली, शादी तलाक, मजदूर संघ। इसमें करीब 52 विषय हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो फिर केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ये दिखाता है कि भारत में केंद्र थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों लिस्ट में कहीं ना लिखा हो तो? अच्छा सवाल है। ऐसे बचे हुए विषयों को अविशिष्ट शक्तियां कहते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अच्छा, 8वीं अनुसूची भी काफी चर्चा में रहती है, भाषाओं वाली। हाँ, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थीं और अब 22 हो गई हैं। जी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब बाद में अलग अलग संशोधनों से जोड़ी गई। और उड़िया का नाम भी बदला गया था शायद। हाँ, 96वें संशोधन से उड़िया को ओढ़िया किया गया और इसी से जुड़ी बात 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। तमिल सबसे पहले, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ठीक है। और 10वीं अनुसूची, वो दल बदल वाली? हाँ, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी है। ये 1985 में 52वें संशोधन से आई थी। इसका मकसद था कि जो नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं वो बाद में सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी न बदलें। इससे सरकारों में अस्थिरता आती थी। और आखिरी की 2, 11वीं और 12वीं? 11वीं और 12वीं अनुसूचियां 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से जोड़ी गईं। ये क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां और जिम्मेदारियां देती हैं, मतलब स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए। और एक बात रह गई, 6ठी अनुसूची, उसका जिक्र भी जरूरी है। बिल्कुल। 6ठी अनुसूची कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय इलाके हैं उनके प्रशासन के लिए कुछ विशेष इंतजाम करती है।
उनकी अपनी संस्कृति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो ये अनुसूचियां तो सच में संविधान के ढांचे को समझने में मदद करती हैं। निश्चित रूप से। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब विचार, ये ढांचा, ये प्रावधान, ये आए कहाँ से? ऐसा लगता है जैसे हमारे संविधान बनाने वालों ने पूरी दुनिया छान मारी थी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने दुनिया के कई बड़े संविधानों को बहुत ध्यान से पढ़ा, परखा। लेकिन ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। सबसे बड़ा जो स्रोत था वो तो था भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो संघीय ढांचा है, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, आपातकाल के प्रावधान, राज्यपाल का पद, बहुत कुछ यहीं से लिया गया है। अच्छा, तो ये तो घर का ही माल था एक तरह से। हाँ, ब्रिटिश भारत का कानून था। लेकिन फिर भी हर चीज को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला गया। और विदेशों से क्या क्या लिया? ब्रिटेन से क्या लिया? और ब्रिटेन से सबसे बड़ी चीज ली हमने संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाली सरकार जो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हो। साथ ही विधि का शासन, मतलब कानून सबसे ऊपर है। एकल नागरिकता भी वहीं से आई, और संसदीय विशेषाधिकार, रिट जारी करने की शक्ति, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ब्रिटेन की देन है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार वहीं से है ना? जी हाँ, अमेरिका यूएसए से मौलिक अधिकार का विचार लिया, जो बहुत अहम है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी कोर्ट का ये अधिकार कि वो संसद के बनाए कानूनों को जांच सके कि वो संविधान के खिलाफ तो नहीं, ये भी अमेरिका से हैं। प्रस्तावना का जो शुरुआती विचार है वो भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी वहीं से लिए गए। और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। बिल्कुल, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीएसपीज लिए गए। ये सरकार के लिए एक तरह के निर्देश हैं कि नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से, वो तरीका भी आयरलैंड से है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो भी कनाडा से भी कुछ लिया था, केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाली बात। हाँ, कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मॉडल लिया। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजिड्यूरी पावर्स, यानी वो विषय जो तीनों लिस्ट में नहीं है, वो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी कनाडा से लिया। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा करना, ये भी कनाडाई मॉडल है। काफी कुछ हो गया। और कोई देश? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की व्यवस्था ली। सोवियत संघ से? सोवियत संघ अब रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए, जो बाद में जोड़े गए। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, वो भी सोवियत क्रांति से प्रेरित था। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल भी वहीं से आया था शुरू में। फ्रांस से हमने गणतंत्र, रिपब्लिक का ढांचा लिया और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो आदर्श हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। दक्षिण अफ्रीका और जापान? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया। वाह! तो ये सच में एक गुलदस्ता है जिसमें दुनिया भर के फूल हैं, लेकिन सजावट पूरी तरह भारतीय है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब आते हैं संविधान के बिल्कुल शुरू में, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहीं पर लिखा है कि भारत क्या है। जी, अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहां यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। ये बहुत सोच समझ कर किया गया। इसका क्या खास मतलब है? यूनियन और फेडरेशन में क्या फर्क है यहाँ? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे समझाया था। इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला, भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था। राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए थे कि चलो एक देश बनाते हैं। दूसरा, और ज्यादा जरूरी, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ टूट नहीं सकता। अच्छा, मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते? कभी नहीं। इसीलिए भारत को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।
मतलब संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, उन्हें तोड़ सकती है, जोड़ सकती है, नाम बदल सकती है। राज्य विनाशी हैं, लेकिन देश यानी संघ वो अविनाशी है, वो हमेशा एक रहेगा। ये अमेरिका से अलग है? हाँ, अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। वहां राज्यों की सीमाओं को उनके मर्जी के बिना नहीं बदला जा सकता। तो भारत में संसद राज्यों की सीमाएं या नाम कैसे बदल सकती है? अनुच्छेद 3 में है शायद ये। हाँ, अनुच्छेद 3 संसद को यह ताकत देता है। संसद कानून बनाकर ए किसी राज्य का हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है या दो राज्यों को मिला सकती है। बी किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। सी किसी राज्य का एरिया घटा सकती है। डी किसी राज्य की सीमाओं में फेरबदल कर सकती है। ई किसी राज्य का नाम बदल सकती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या राज्य से पूछना पड़ता है? प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों की विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। एक तय समय के अंदर उन्हें राय देनी होती है। और क्या वो राय माननी पड़ती है संसद को? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य विधानमंडल की राय जानना एक औपचारिकता है। उसे मानना या न मानना संसद या राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वे राय के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो मतलब राज्यों के पास इसमें ज्यादा शक्ति नहीं है? नहीं, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है इस मामले में। और अनुच्छेद 4 ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 यानी बाहर से कोई नया इलाका शामिल करना और अनुच्छेद 3 यानी अंदरूनी राज्यों का पुनर्गठन के तहत जो भी कानून बनेंगे उन्हें अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो ये साधारण बहुमत से हो सकता है? हाँ, संसद में साधारण बहुमत से ही बदलाव किए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। ये तो हुई संवैधानिक बात। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब तो 550 से भी ज्यादा देसी रियासतें थीं। उनका क्या हुआ? वो कैसे भारत का हिस्सा बनी? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका श्रेय मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन को जाता है। उन्होंने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ता से काम लिया। ज्यादातर रियासतें तो भारत में शामिल होने को तैयार हो गईं। उन्हें समझाया गया, मनाया गया। लेकिन 3 में दिक्कत आई थी, है ना? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हाँ, ये 3 थोड़ी मुश्किल साबित हुई। हैदराबाद का निजाम आजाद रहना चाहता था या पाकिस्तान में मिलना। वहां भारत को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, सितंबर 1948 में। तब हैदराबाद भारत में मिला। जूनागढ़ गुजरात में का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता ज्यादातर हिंदू थी और भारत में रहना चाहती थी। वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें भारी बहुमत से लोगों ने भारत को चुना। और कश्मीर, वो तो आज भी एक मुद्दा है। कश्मीर की स्थिति अलग थी। वहां के राजा हरि सिंह हिंदू थे, पर प्रजा मुस्लिम बहुल थी। वो शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान से कबायलियों ने हमला कर दिया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। तब भारतीय सेना कश्मीर गई। तो इस तरह ये रियासतें भारत का हिस्सा बनी। लेकिन फिर राज्यों के अंदर ही पुनर्गठन की मांग उठी, खासकर भाषा के आधार पर। हाँ, ये आज़ादी के बाद का एक बड़ा मुद्दा था। दक्षिण भारत में खासकर ये मांग जोरों पर थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। शुरू में कांग्रेस नेतृत्व और सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इससे देश की एकता कमजोर होगी। धर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमेटी, जिसमें नेहरू, पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया थे। दोनों ने भाषा को आधार बनाने से मना कर दिया। लेकिन फिर वो आंध्र प्रदेश वाली घटना हुई, पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन। हाँ जी, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्यों की मांग बहुत पुरानी थी। पोट्टी श्रीरामुलु ने इसके लिए आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिन के अनशन के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में जबरदस्त हिंसा और प्रदर्शन हुए। सरकार पर भारी दबाव पड़ा और आखिरकार अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी इलाके अलग करके पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो इस एक घटना ने पूरा रास्ता खोल दिया। हाँ बिल्कुल, अब दूसरी भाषाओं के लोग भी अपने राज्य मांगने लगे। सरकार को फिर से सोचना पड़ा। 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दी। इसने माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक मुख्य आधार हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला ठीक नहीं है। देश की एकता, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास, इन सबको भी देखना होगा। और इसी आयोग की सिफारिश पर वो अधिनियम बना।
हाँ, इसी आयोग की सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ मानकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया। इसने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। और उसके बाद भी नए राज्य बनते रहे। जी हाँ, ये सिलसिला रुका नहीं। 1960 में बंबई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र मराठी और गुजरात गुजराती बने। 1963 में नागालैंड असम से अलग हुआ। 1966 में पंजाब को बांटा गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पहाड़ी इलाकों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 1971 में पूर्ण राज्य। 1972 में उत्तर पूर्व में 3 नए राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पहले वो संरक्षित राज्य था। और गोवा? गोवा, दमन और दीव को 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश भी उसी साल राज्य बने। फिर 2000 में 3 नए राज्य बने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल नाम था, और बिहार से झारखंड। और सबसे हाल में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा है और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं शायद, अनुच्छेद 371 में। हाँ, अनुच्छेद 371 और उसके तहत 371A से 371J तक कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इनके कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए या कुछ विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये हो गई संघ और उसके क्षेत्र की कहानी। अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग यानी नागरिक, उनकी पहचान कैसे तय होती है? संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में है। जी, भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाया है। मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे पंजाब या तमिलनाडु के अलग से नागरिक नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और अपने राज्य जैसे कैलिफोर्निया के भी। तो ये नागरिकता मिलती कैसे है? संविधान में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तो कौन-कौन भारत का नागरिक माना गया। जैसे अनुच्छेद 5 कहता है कि जिसका भारत में अधिवास हो और वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, वो नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में है। और क्या नागरिकता छीनी भी जा सकती है? अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। और अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी बशर्ते संसद कोई कानून न बना दे। और अनुच्छेद 11 संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता हासिल करने और खत्म होने के बारे में और नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। और संसद ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके वो कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। बिल्कुल, सिटीजनशिप एक्ट 1955 यही वो मुख्य कानून है जो आज नागरिकता के मामलों को नियंत्रित करता है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, ये इसी कानून में लिखा है। इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। तो इस 1955 के कानून के हिसाब से नागरिकता कैसे मिलती है? कितने तरीके हैं? इस कानून में नागरिकता पाने के 5 तरीके बताए गए हैं। 1, जन्म से, बाय बर्थ, जो भारत में पैदा हुआ हो। इसमें बाद में कुछ शर्तें जोड़ी गईं कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा, बाय डिसेंट, अगर कोई भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके जन्म के समय उसका पिता या बाद में माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक था। तीसरा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, कुछ खास कैटेगरी के लोग आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहे हों, या कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और 7 साल से भारत में रह रहा हो। चौथा, देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो आवेदन कर सकता है अगर वो कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे वो एक निश्चित समय
आमतौर पर कुल 12 साल भारत में रहा हो, अच्छे चरित्र का हो और संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा का ठीक-ठाक ज्ञान रखता हो। 5वां, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार तय कर सकती है कि वहां के कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, जैसे गोवा या सिक्किम के मामले में हुआ। नंसिएशन, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक लिखकर अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अगर देश युद्ध में हो तो सरकार इसे रोक सकती है। 2, परिवसान, टर्मिनेशन, अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी दिन से खत्म हो जाती है, यह ऑटोमेटिक होता है। 3, वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, केंद्र सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ खास आधारों पर, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से हासिल की गई हो, या उसने संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध के दौरान दुश्मन देश से गैरकानूनी संबंध रखे हों या उसकी मदद की हो। ये सिर्फ पंजीकरण या देशीयकरण से बने नागरिकों पर कुछ मामलों में लागू होता है। और हाल ही में 2019 में इसी 1955 के कानून में संशोधन हुआ, CAA 2019। इस पर काफी बहस और विरोध भी हुआ। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये संशोधन क्या कहता है? हाँ, देखिए, उपलब्ध स्रोतों के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये कहता है कि इन 3 देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए थे और यहां अवैध प्रवासी के तौर पर रह रहे थे, उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता पाने की एक शर्त में ढील दी गई है। आमतौर पर देशीयकरण के लिए भारत में कुल 12 साल रहना जरूरी होता है। पिछले 14 सालों में 11 साल प्लस आवेदन से ठीक पहले 1 साल। लेकिन इन 6 समुदायों और 3 देशों के लोगों के लिए ये अवधि घटाकर कुल 6 साल, पिछले 14 सालों में 5 साल प्लस आवेदन से ठीक पहले 1 साल कर दी गई है। और विवाद किस बात पर हुआ? स्रोतों में बताया गया है कि विवाद का एक मुख्य कारण ये था कि इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वो भी इन देशों में उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। आलोचकों का कहना था कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। यहां फिर से यह साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी दे रहे हैं, इस पर अपना कोई नजरिया या विश्लेषण नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना से शुरू करके नागरिकता तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे प्रस्तावना हमारे देश के आदर्शों को बताती हैं, कैसे अनुसूचियां एक ढांचा देती हैं, कैसे दुनिया भर के अच्छे विचारों को लेकर उन्हें भारतीय रंग में रंगा गया, कैसे धीरे धीरे राज्यों के बनने और जुड़ने से आज का भारत बना, और कौन इस देश का नागरिक कहलाता है और कैसे। हाँ, ये संविधान सच में एक जीवंत दस्तावेज है जो भारत की कहानी कहता है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हमारा संविधान, जैसा हमने देखा, दुनिया भर से सीखता भी है और अपनी जमीन से जुड़े हल भी निकालता है। ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है, ये आज के भारत के रास्ते को कैसे तय कर रही है, खासकर उन मुद्दों पर जिनका शायद संविधान में सीधा सीधा जिक्र ना हो। ये बहुत गहरा सवाल है। ये संतुलन साधना, यानी वैश्विक विचारों और भारतीय यथार्थ के बीच तालमेल बिठाना, ये शायद हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और भविष्य में आने वाली चुनौतियां इसी संतुलन की परीक्षा लेंगी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये मिश्रण आगे कैसे काम करेगा। बिल्कुल। इस जानकारी भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।